हाय एवरीवन, दिस इज अरुण भैया एंड वेलकम बैक टू करियर मिलाप। यार आज हम बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स का लेक्चर 6 कवर करने जा रहे हैं और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज हम बात करेंगे 4 P's। अब 4 P's क्या होते हैं और 4 P's का यूज करके हम कैसे क्लाइंट्स या कस्टमर तक पहुंच सकते हैं या उनको अपने पास ला सकते हैं। आज पूरा लेक्चर इस बारे में होने वाला है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, नहीं तो मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, विच इज 4 P's एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 4 P's क्या होता है एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसका यूज करके आप कैसे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो या कस्टमर्स को अपने पास कैसे ला सकते हो, सब कुछ उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 4 P's। 4 P's का मतलब है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है जिसे हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारी सर्विसेज भी आ जाती है, प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। देन प्राइस, मतलब हम प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे कि हमारी पर्टिकुलर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देन प्लेस, हम कहां पर अपने प्रोडक्ट को रखेंगे ताकि हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो आसानी से हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच जाए, या हम कहां रखें जहां हमारे कस्टमर्स हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से उन तक पहुंचा लें। एंड देन प्रमोशन, हम ऐसी क्या प्रमोशन स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को लोगों तक पहुंचा पाए, ऐसी क्या क्या प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का हम यूज करेंगे। तो 4 P's का मतलब है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यानी इन 4 चीजों का यूज करके हम राइट तरीके से अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने कंपनी का रेवेन्यू एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है कि दीज आर दी 4 एलिमेंट्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। देखो यार, जब भी हम एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उस टाइम पर 4 P's को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम 4 P's को यूज नहीं करेंगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में यूज करने पड़ते हैं। उन्हीं में से जो ये पर्टिकुलर फैक्टर है 4 P's, हम इनका यूज करते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा है दीज हेल्प कंपनीज अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स वाइल मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। इन 4 जो P's हैं या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसके थ्रू हम अपनी कंपनीज में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। यानी हम उन्हें बार बार अपना प्रोडक्ट या अपने वेरिएशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से वो हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन तक कस्टमर्स बन के रहते हैं। तो चलो यार, अब हम एक एक करके एक P को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 4 P's में प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की मतलब कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट क्या है। फिर हम बात करेंगे प्राइस की कि व्हाट इज द प्राइस, प्राइस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे यहां पर प्लेस की कि वेयर विल दे फाइंड यू, मतलब आपके कस्टमर्स आपको कहां ढूंढेंगे, आपको कहां होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर्स आपको ढूंढ पाए। देन हम बात करेंगे प्रमोशन की, दैट मींस हाउ विल यू नीड टू मार्केट योर प्रोडक्ट, कि अपने प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कैसे कराओगे। बिकॉज देखो, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एग्जीक्यूटिव, आपका काम मार्केटिंग करना नहीं है, आपका काम है स्ट्रेटेजी को बनाना राइट अप्रोच के साथ, ताकि जो आपकी मार्केटिंग टीम है वो राइट जगह पर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हम बात करेंगे इन 4 फैक्टर्स की, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से देखते हैं। तो चलो यार, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की। अच्छा, ध्यान से देखो, यहां पर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि ग्रेट प्रोडक्ट रिजॉल्व्स क्लियरली डिफाइंड कस्टमर प्रॉब्लम्स बेटर देन एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि जितने भी ग्रेट प्रोडक्ट्स बने हैं या ग्रेट सर्विसेज बनी है वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही बने हैं। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले समझो कि प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो, मतलब वो अपने कस्टमर की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। अब वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट नॉन टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है जिसको छुआ ना जा सके, जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, सर्विसेज हो गए। वो प्रोडक्ट कोई एक ट्रेनिंग सर्विस हो सकती है, वो प्रोडक्ट एक कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो सकता है, वो प्रोडक्ट कोई आपकी अर्बन कंपनी की कोई सर्विस हो सकती है, कुछ भी, ये सब एक प्रोडक्ट के अंदर आता है। कोई भी वो चीज जो हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करती है, जिस वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो चीज होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट को ना 4 फैक्टर्स, ये 4 कैटेगरीज के बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले है कोर बेनिफिट्स, मतलब
प्रोडक्ट से मिलने वाले कोर बेनिफिट्स या कोर एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे सबसे पहला आता है फंक्शनल नीड। अब देखो, अगर आप एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहे हो तो आप किसी को कैसे अपने प्रोडक्ट को समझा पाओगे, आपको उसे बताना होगा ना अपने कस्टमर को कि मेरा प्रोडक्ट बाकी सारे प्रोडक्ट से बेहतर है। वो आप कैसे बता पाओगे? वो आप तभी बता पाओगे जब आप इन 4 फैक्टर्स पे काम करोगे। यानी आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की फंक्शनल नीड्स बतानी होती है। फंक्शनल नीड्स का मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो बाकी लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे, और वो किस तरीके से कर रहा है, इसे बोलते हैं फंक्शनल नीड। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, तो आप लोगों ने जीरोधा का नाम सुना होगा। जीरोधा क्या करती है? वो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है जहां पर आप शेयर मार्केट में आसानी से पैसा लगा सकते हो। तो क्या है, उसने एक ऐप बनाई। अपनी ऐप में उसने क्या किया कि अब आप कोई भी शेयर प्राइस को अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। आपको जब लगता है परचेस करना, जब लगता है आपको सेल करना, आप आसानी से वो काम कर सकते हो। तो एक ऐप के थ्रू उसने ये काम आसान कर दिया। यानी इसकी फंक्शनल नीड क्या थी कि आप आसानी से, अब आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी ब्रोकर को आपको बोलना नहीं पड़ रहा है फोन करके कि ये 2 शेयर्स खरीद लो या 100 शेयर्स खरीद लो। वो आप खुद कर पा रहे हो क्योंकि उसने क्या किया, अपनी ऐप में एक फंक्शनैलिटी बिल्ड कर दी ताकि आप ये काम कर पाओ। ठीक है। दूसरा, इमोशनल एंड सोशल वैल्यू। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या इमोशनल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या क्या सोशल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इमोशनल वैल्यू का मतलब जैसे पीस ऑफ माइंड दे रहा है, राइट, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका स्टेटस इंक्रीज कर रहा है, या आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब आपको इमोशनल और सोशल वैल्यू आपके प्रोडक्ट से क्या मिल रही है। ये काम है आपको एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अपने कस्टमर को समझाना। जब होता है ना, तो आप इस तरीके से समझाते हो। आप अपने प्रोडक्ट की फंक्शनल नीड्स को समझाते हो, आप अपने प्रोडक्ट की इमोशनल या सोशल नीड्स को समझाते हो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, राइट। तो अगर मैं किसी को अपना ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके थ्रू किसी की अगर मैं जॉब लगवाता हूं, तो आप सोच के देखो, सिर्फ मैं उसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं करवाऊंगा, इसके अलावा उसके रिलेटिव्स उसकी इज्जत भी करेंगे, राइट। उसके पेरेंट्स की नजरों में उसकी इज्जत होगी, राइट। तो ये क्या होगा, ये एक इमोशनल या सोशल वैल्यू हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं ऑग्यूमेंटेड सर्विसेज की। मतलब आपका प्रोडक्ट बाकी सारे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंटली काम कर रहा है। जैसे सपोज करो कि मैंने बनाया कि ये प्रोग्राम, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बोला कि जितने लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है वो मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, और मेरी कम्युनिटी में मैं आपको डेली कोई ना कोई आर्टिकल्स, डेली कोई ना कोई रिसोर्सेज दूंगा जिससे आप सीख पाओगे। तो मैंने एक कम्युनिटी बना ली। तो कम्युनिटी का मतलब हो गया ऑग्यूमेंटेड सर्विसेज। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है वो एडिशनल सर्विसेज जो आपके प्रोडक्ट में 4 चांद लगा देती हैं, राइट। इसे बोलते हैं हम ऑग्यूमेंटेड सर्विसेज। इसके बाद है आइडियल कस्टमर्स। मतलब आप अपना प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर किया, नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो आप इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे क्या करते हो, आप इन 4 फैक्टर के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा पाते हो। मतलब ये कोर बेनिफिट्स हो गए जो आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, विच इज डिफरेंशिएशन फैक्टर्स। कि अब आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों के प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है, राइट। तो यहां पर आप नोटिस करो, यहां पे लिखा इनोवेशन। मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या इनोवेशन हुई है, ऐसा क्या नया लेके आए आप जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल से अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा हूं, तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ प्रोजेक्ट्स को भी एसोसिएट करा रहा हूं, ताकि सिर्फ आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज ना मिले, आपको प्रैक्टिकल चीजें भी आए कि अच्छा यार, इस तरीके से बायर पर्सोना बिल्ड होता है, इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होती है, इस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी बता रखी है। तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे प्रोजेक्ट्स देखो, उनको कंप्लीट करो और हमें सेंड कर सकते हो हमारे ईमेल पर, ठीक है। तो इनोवेशन क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा, डिजाइन या यूएक्स, यानी आपने अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसा किया है जिस वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। जैसे मैं अपनी ऐप पे काम कर रहा हूं, तो एक फीचर पे काम कर रहा हूं कि स्पोकन इंग्लिश। तो अब लोग क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से पास आउट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो दो इंटरव्यूज में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है टू कम्युनिकेट वेल, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं फीचर बनाया। तो अगर मेरी ऐप, सोच के देखो, ये इस फीचर के थ्रू बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे। यानी मैंने क्या किया, अपनी ऐप में कुछ ऐसा UI UX बनाया जिसके थ्रू, UI UX होता है मतलब बेसिकली आपकी ऐप या वेबसाइट की डिजाइन, उसका इंटरफेस, ठीक है, उसकी डिजाइन कैसा वो ऑपरेट हो रहा है, कितना आसानी से लोग ऐप को यूज कर पा रहे हैं, राइट। या जो वो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं उस ऐप को यूज करके वो कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, राइट। तो क्या मेरा अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है ऐप बेस्ड या वेबसाइट बेस्ड, तो डिजाइन एंड यूएक्स। अब देखो, डिजाइन यूएक्स जरूरी नहीं कि वेबसाइट और उसमें होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी
अच्छे से आप डिजाइन और यूएक्स का यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेस आती हैं, तो स्मार्ट वॉचेस क्या करती हैं, वहां पर आप इजीली टाइम भी देख सकते हो, आप वहां पर अपने हार्ट रेट भी देख सकते हो, वहां पर अगर आप एक्सरसाइज करके आ रहे हो तो आपने कितने स्टेप्स चले हैं लेट्स से आप वो भी काउंट कर सकते हो। तो ये क्या, ये डिजाइन ही तो है। अब वॉच के अंदर ही सारी चीज आ गई, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक नॉर्मल वॉच की जगह आप स्मार्ट वॉच परचेज कर लेते हो, राइट। तो क्या हमारा प्रोडक्ट ऐसा इनोवेशन कर रहा है, क्या डिफरेंशिएशन ला रहा है जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्लायंसेस एंड ट्रस्ट। क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जिसका पेटेंट आपने लिया हुआ है। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई चीज आप ही ने डिस्कवर की है। मान लो कि इस पेन को मैं पकड़ाऊं, इस पेन की जैसे मैंने डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर ली, ताकि थोड़ा सा मैंने इसको और चौड़ा बना दिया, जिससे अगर पेन गिरे तो कभी इसकी निब है वो जमीन पर ना टकराए, अगर अनटिल अनलेस वो परपेंडिकुलर गिरता है। इसके अलावा अगर वो कैसे भी गिरे तो कभी इसकी निब ना टकरानी चाहिए। तो मैंने कुछ इसकी डिजाइन में चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे कंप्लायंसेस या आपने कोई पेटेंट्स या आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको परमिशन दी, तो क्या आपका एडवांटेज क्या है, राइट, आपका डिफरेंशिएशन क्या है बाकी प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक्स। मतलब जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, या प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हो ना, तो आपको देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी या नहीं। मतलब लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करो उसकी मार्केट में एक्चुअल डिमांड है भी या नहीं। तो वो कैसे आप देखते हो, तो आप ये प्रोडक्ट डिमांड चेक करते हो। देखो प्रोडक्ट डिमांड में आप देखते हो कि अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट से हटा लिया जाए तो क्या एटलीस्ट 40% लोग मार्केट में ये मुझसे बोलेंगे कि भाई मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा नीड थी, ये प्रोडक्ट क्यों हटा रहे हो। पॉइंट समझ रहे हो, मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड चेक्स आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग, क्या आसानी से लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट यूज करने में लोगों को डिफिकल्टी हो रही है। तो ये सारी चीजें ना हमें सोचनी पड़ती है, और जब हम अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं अपने टारगेट कस्टमर को, टारगेट सेगमेंट को, तो उस समय बहुत काम में आती है, ठीक है। देन यूनिट इकोनॉमिक्स, कि आपका प्रोडक्ट जब आपसे लेकर आपके एंड कस्टमर तक पहुंचता है तो उसके बाद क्या आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बचता है, क्या आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल मोड में रह पाती है, चाहे वो 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए, डजंट मैटर, कितने परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन आपका रहता है, राइट। तो ये होते हैं आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। अब देखो लाइफ साइकिल बेसिकली 4 स्टेजेस में होती है। पहली होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब आप किसी कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर जिस कंपनी में आप हायर हो रहे हो तो वहां पर जो प्रोडक्ट है, उनका जो सर्विस है, वो किस स्टेज पर है। क्या वो इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब पहली बार मार्केट में आया है, या वो ग्रोथ स्टेज पर है कि मार्केट में आ चुका, वो ग्रोथ कर रहा हो या स्केल करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज, क्या आपका प्रोडक्ट इस स्टेज पे क्या वो मैच्योर हो गया, मतलब कई साल से मार्केट में चल रहा है, अब वो मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया जहां पे ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बार बार यूज करते रहेंगे आपका प्रोडक्ट। देन डिक्लाइन, ये आपका प्रोडक्ट टॉप स्टेज में पहुंच चुका है, अब इसके बाद आपका प्रोडक्ट नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स आके कुछ नया इनोवेशन लाके आपके प्रोडक्ट को ओवर पावर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए, कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से मार्केट में अभी भी पहुंचाया जा सकता है, और किस तरीके से आपको अपने कस्टमर को या कस्टमर सेगमेंट को अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। वो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कवर किए। तो अब हम देखेंगे कि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हो, मतलब आप प्रोडक्ट का यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कस्टमर फीडबैक के लिए। आप अपने प्रोडक्ट को लेके कस्टमर से उसका फीडबैक लोगे। आप उसे बोलोगे कि भाई बताओ कि तुम मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो मुझे बताओ इसे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और हो सकती है और इसमें क्या क्या मुझे करना चाहिए, राइट। यानी कस्टमर फीडबैक आप ले सकते हो। देन कंपेटिटिव एनालिसिस, आप क्या देख सकते हो, बाकी सारे कंपेटिटर्स के अराउंड ऑफरिंग्स में देख सकते हो कि वो क्या दे रहा है, हम क्या नहीं दे रहे हैं, या उनके कौन सी जो फीचर्स हैं या कौन से उनके बेनिफिट्स ऐसे जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, क्या वो आप अपने अंदर कैसे डाल सकते हो, या आप देख सकते हो क्या क्या गैप्स रह गए हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू उनके गैप्स को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। एंड देन नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अपने टारगेट कस्टमर्स तक या कस्टमर सेगमेंट तक आसानी से और कस्टमाइजेशन के साथ, कस्टमाइजेशन का मतलब जितनी उनको नीड है उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट उनको कैसे डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। इससे बोलते हैं कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन, कि उनको पर्सनलाइज रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकता है। किसी को आपके प्रोडक्ट के 10 फीचर ना चाहिए, उसे 2 या 3 फीचर चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट। तो कैसे आप उसको वो 3 फीचर के साथ या 4 फीचर के साथ अपना प्रोडक्ट दे सकते हो, समझ में आ रही बात, या अपनी सर्विस दे सकते हो। तो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आपको कमांड होनी चाहिए
पूरे प्रोडक्ट पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पी विच इज प्राइस। तो प्राइस क्या होता है? देखो यार, लिखा है कि प्राइस कम्युनिकेट्स वैल्यू, पोजीशंस द ब्रांड, ensures market competitiveness, funds expansion while maintaining profitability। मतलब क्या हुआ कि प्राइस क्या क्या करने में मदद करता है? सबसे पहले प्राइस हमारी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जिसके लिए मैंने प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस बनाई है, क्या वो इस प्रोडक्ट और सर्विस को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, यानी वो आपके ब्रांड को पोजीशन करता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस कस्टमर सेगमेंट के लिए। अब जैसे मेरा प्रोग्राम है, तो क्या ये स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, क्या ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए, क्या ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, क्या ये हाउसवाइफ्स के लिए, ये प्रोग्राम है किसके लिए, राइट? तो मैं इन सारे कस्टमर सेगमेंट्स में से अगर मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो लेट्स से 2000 से 5000 के बीच में, दैट इज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस होती 10,000 से लेकर 20-30 हजार तक यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, 50,000 से ऊपर होती है यानी स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। मतलब आप प्राइस के थ्रू ये सेट कर पाते हो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर सेगमेंट यूज कर पाएगा। प्राइस कम्युनिकेट करता है वैल्यू, कि मतलब आप जो अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो वो क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है। अब ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। मतलब क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि वैल्यू क्या है इसकी कि इट हेल्प्स पीपल टू गेट जॉब्स, स्पेसिफिकली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स, राइट? अच्छा, यही सेम प्रोग्राम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की कैसे हेल्प करेगा? इसकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी यहां पर जो ये वैल्यू मिलेगी जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को, वो अपनी क्लाइंट्स को आसानी से कैसे क्लोज कर पाएंगे, कैसे कन्वर्जन रेट उनका हाई होगा, कैसे वो फनल्स बिल्ड कर पाएंगे, कैसे वो लीड जनरेट कर पाएंगे। ये सारी चीजें क्या होंगी? बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के हिसाब से उनकी वैल्यू में जाएंगी। यहीं पर जो स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे उनके लिए क्या होगा कि अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए उनको ये पूरी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे हेल्प करेगी बनाने के लिए जो भी इस प्रोग्राम में, तो वो उनको अलग वैल्यू प्रोवाइड करेगी। हाउसवाइफ्स के लिए ये प्रोग्राम हो सकता है उनका करियर रीस्टार्टर हो, मतलब उनके करियर की दोबारा से रीस्टार्ट करने में मदद कर रहा हो। पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब क्या हुआ, प्राइस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम प्राइस के बेसिस पर वैल्यू भी डिसाइड करते हैं कि ये मेरा जो प्राइस है ये क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है, ये मेरी ब्रांड को किस तरीके से पोजीशन कर रहा है। फिर जब प्राइस आप चार्ज करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, जिससे आप अपने कंपनी को या अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज मदद करता है प्राइस हमारी। अब कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर लेता हूं आपसे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्या मतलब होता है? देखो सिंपल है, ये एक इस तरह की प्राइसिंग होती है जहां पर आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट लिया कहीं से और 20 रुपए का बेच दिया। ठीक है, आपको 10 रुपए का मुनाफा हो गया, दैट इज अ प्रॉफिट। यानी आपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में दे दिया, सेल कर दिया, तो जो भी बचा वो आपका हो गया। इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सिंपल। इसके बाद आती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मतलब जहां पर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना वो डिसाइड करता है प्राइस वैल्यू के बेसिस पे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये प्रोग्राम करो और आपको 10 लाख की जॉब मिल जाएगी, यानी वैल्यू बहुत हाई है। ये मैं बोलूं आपको 3 से 4 लाख की जॉब गारंटी, अगर आपको पूरा प्रोग्राम आ गया तो सोच के देखो, अगर 3 से 4 लाख की जॉब मिल रही है और ये फ्री प्रोग्राम आपके लिए अभी, तो सोच के देखो कि आप इस प्रोग्राम को करके भी अगर जॉब ले पा रहे हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हाई है। देखो अगर मैं इसके प्रोग्राम की प्राइस भी रख दूं ना, जैसे 2500 5000 रुपए, तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पर मंथ उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट करोगे 35-40 हजार रुपए हर महीने आएगा आपके पास। तो ROI यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, बहुत हाई हो गया। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है कि व्हाट योर कंपनी इज ऑफरिंग टू द पीपल एंड उनकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड हो रही, उससे उनकी क्या ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जहां पे प्राइसेस डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग देम। देन आती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? देखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को ना इनिशियली जब आप मार्केट में ला रहे होते हो ना, बहुत कम प्राइसेस पे रखते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट आपके प्रोडक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी खरीदे आपके प्रोडक्ट को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा था जियो सिम्स, राइट? 2017-18 16-17-18 के आसपास तो जियो ने क्या कहते हैं स्टार्टिंग में अपनी सिम्स फ्री में बांटी थी और अपना इंटरनेट का एक्सेस भी फ्री में दिया था कुछ साल। इससे क्या हुआ, उसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। एक बार मार्केट पूरी कैप्चर हो गई, अब जियो आपसे कितना भी चार्ज कर लेता है। सेकंड, जियो हॉटस्टार जो हमारी स्ट्रीमिंग ऐप है उसके साथ भी हुआ कि इनिशियली उसने फ्री में मैचेस दिखाने शुरू किए, आज वो चार्ज करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहां पे आप मार्केट में अंदर आने के लिए कम प्राइसेस सेट करते हो और उसके बाद अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हो जब आपके मार्केट से आपका कंपटीशन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्किमिंग प्राइसिंग की। स्किमिंग प्राइसिंग एक इस तरह की प्राइसिंग है जब आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो प्राइसेस को बहुत हाई रखते हो। जैसे आईफोन्स क्या करते हो, उन्होंने 2 कलर ऐसे निकाले जो उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा मार्केट में बिकेंगे उसके, लेकिन वो कुछ ही पीसेस निकालते हैं और उसकी कॉस्ट बहुत हाई रखते हैं। मतलब एक्सक्लूसिविटी, मतलब ये ना
पूरे इंडिया में हो सकते 10 लोग ही ले पाएं, ठीक है, या 100 लोग ही ले पाएं इस तरह का आईफोन। तो वो उन्होंने निकाले कि जिनको लेना वो ले लो, इस प्राइस पे अवेलेबल है। वो नॉर्मल प्राइस से हो सकता है 2 टाइम्स हाई हो, राइट। तो इसे बोलते हैं हम स्किमिंग प्राइसिंग, जहाँ पे इनिशियली प्राइस हाई होते हैं लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने नॉर्मल प्राइसेस आ जाते हैं एंड फिर वो हर किसी ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं स्किमिंग प्राइसिंग। देन फ्रीमियम मॉडल। अच्छा, फ्रीमियम के बारे में तो बहुत आप लोगों ने ऑलरेडी कई बार नाम सुन रखा होगा। तो फ्रीमियम का मतलब कि जो बेसिक वर्जन होता है किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का वो फ्री होता है एंड उसके बाद आपके प्रोडक्ट की सर्विस की कॉस्ट पड़ती है। जैसे कैनवा प्रो, जैसे आपने देखा कैनवा के कुछ एलिमेंट्स फ्री हैं, जितना आपको डिजाइन करना कर लो, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा एंड वहां से तभी आप अपनी डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। आप मेलचिम्प जो हमारा ईमेल मार्केटिंग टूल है, हबस्पॉट जो हमारा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, आप इन सारे टूल्स के थ्रू अगर यूज करोगे तो इससे आपको फ्रीमियम मॉडल समझ में आएगा कि क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। मोस्टली कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, जितने भी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स हैं या ऑडियो लिसनिंग एप्स हैं जैसे कि कुकू एफएम हो गया, ऑडिबल हो गई, या वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स हो गई जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, प्राइम हो गया, तो ये सब क्या फॉलो करते हैं, या आजकल जो जनरली कुछ एडटेक प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जो आपसे हर मंथ कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आप उन्हें पे करते हो एंड वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पी, दैट इज प्राइस। अब हम बात करेंगे थर्ड पी की, विच इज प्लेस, कि हम एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैं प्लेस को कैसे यूज कर सकता हूं। प्लेस का मतलब होता है चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सिमम रीच। मतलब समझो इसका क्या है, यहां पर लिखा है कि चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सिमम रीच, मतलब प्लेस का मतलब कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट मार्केट है या जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो आपको ढूंढेंगे कहाँ। अगर उन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है वो कहाँ आएंगे आपको ढूंढने, राइट। तो वेयर दे विल गोना फाइंड यू। तो इसके लिए हम बात करते हैं प्लेस की। अच्छा, यानी हमें उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, उन सारे चैनल्स पर होना चाहिए जहां पर मेरा टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर है, टारगेट ग्रुप है, ठीक है। तो चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सिमम रीच, ताकि आपके जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। दैट इज place ensures the offer is available where, when and how buyers prefer to purchase for their target audience। मतलब आपका प्रोडक्ट हर उस प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए जहां पर आपकी टारगेट ऑडियंस पहुंचती है, जिस तरीके से खरीदना चाहती है वो खरीदती है, और जिस अप्रोच के साथ वो आपके प्रोडक्ट को देखती है, नजरिए के साथ आपके प्रोडक्ट को देखती है, वो उनको दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए आपको राइट प्लेस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉमन प्लेसमेंट्स क्या है? कॉमन प्लेसमेंट्स क्या है? देखो कि अपने प्रोडक्ट को आप कॉमनली मतलब जनरली कहां रख सकते हो। सबसे पहला डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है। डायरेक्ट का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कि आपने अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, कोई भी आया, आपने ऐड चलाए, जो भी किया, लोग आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट पे आकर उन्होंने परचेज कर लिया। इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मेरा प्रोडक्ट है, मैंने अपना प्रोडक्ट ना रिटेलर्स को दे दिया या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया, अब उन्होंने किसी शॉप पे दे दिया प्रोडक्ट, अब वो रिटेलर्स ने फिर कई कस्टमर्स को दिया। मेरी बात समझ, यानी मैंने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने फिर आगे मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीका हो गया, ठीक। या मैंने क्या किया, किसी मार्केट प्लेस का यूज किया, जैसे अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, तो ऐसा हो सकता है मैंने किसी मार्केट प्लेस का यूज कर लिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को वहां पर रख दिया, वहां से लोगों ने परचेज कर लिया, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट को कहां रख सकते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया पहला। इसमें आता है देखो भाई सेल्फ सर्व डिजिटल स्टोरफ्रंट, मतलब जो खुद की वेबसाइट वगैरह होती है। सेकंड, वैल्यू एडेड रीसेलर्स, मतलब कि जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में बहुत होता है कि मैंने कोई मान लो ऐसा मशीन बनाई जो डॉक्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है, जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के काम आती है, तो मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स नहीं दे सकता, पहले मुझे ऑथराइज कराना पड़ेगा, मुझे पहले हो सकता है गवर्नमेंट को देना पड़े, फिर गवर्नमेंट पहुंचा दे, हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जहां पर आप किसी के जरिए, किसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हो, राइट, विच इज कॉल्ड वैल्यू एडेड रीसेलर्स। देन मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, यूडेमी, जितनी भी वेबसाइट होगा जहां पर अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो और लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं वहां से। सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप रख सकते हो वो ओमनी चैनल्स। ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है समझो। ओमनी चैनल का मतलब होता है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को मान लो ऑनलाइन शो किया, कस्टमर आए, उसने गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्हें मेरा ऐड दिखाई दिया, उन्होंने ऐड पे क्लिक किया, वो मेरी वेबसाइट पे आए, उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा। अब देखो वहां तक तो ठीक था। अब जब बात हुई कि आपका प्रोग्राम सर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मेरे साथ कॉल की या मेरी टीम के साथ कॉल की, बैठे कि सर मुझे आपका प्रोग्राम लेना है, मुझे इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया कि प्रोग्राम उनकी कैसे हेल्प करेगा। मतलब वो आए ऑनलाइन थे, लेकिन एक्चुअल कस्टमर्स मेरे कब बने,
ऑफलाइन, मतलब फोन पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने परचेज कहाँ किया, थ्रू फोन, ऑनलाइन नहीं परचेज किया। ऑनलाइन तो उन्हें पता चला मेरे प्रोडक्ट के बारे में, परचेज कैसे किया, ऑफलाइन परचेज किया, ठीक है। इसे बोलते हैं ओमनी चैनल, जहां पर हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स करके रखते हैं, इंटीग्रेट करके रखते हैं, ताकि जहां पर भी मेरा कस्टमर मुझे ढूंढ रहा है वहां से वो आसानी से जो जो एक्शंस लेना चाहता है वो लेके डायरेक्टली मेरा कस्टमर बन जाए, ठीक है। एंड थर्ड इज इमर्जिंग मॉडल्स। इमर्जिंग मॉडल्स का मतलब है कि हर एक सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर, तो एजुकेशन के लिए बेस्ट तरीका क्या, आप अपनी ऐप बना लो, अपनी वेबसाइट बना लो और पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर दो। या दूसरी स्ट्रेटेजी क्या कर सकता हूँ कि मैं कॉलेजेस के साथ टाई अप्स कर लूँ, पार्टनरशिप्स कर लूँ, वहां से पहुंचा दूँ, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट को, एजुकेशन में अलग रिक्वायरमेंट हो गए, हेल्थ केयर में क्या, मुझे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हो गए या बड़े बड़े जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपने उनके साथ टाई अप किया, फिर उन्होंने आपके प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब है कि हर एक सेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल्स का आप यूज करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब हम बात करेंगे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप प्लेस का कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए प्लेसेस का यूज कर सकते हो। सपोज करो मैं आज अपना प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में या इंडियन ऑडियंस स्पेसिफिकली नॉर्थ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कल मुझे ज़रूरत हुई कि मुझे ना इसे तेलुगु में रिकॉर्ड करना चाहिए, तमिल में रिकॉर्ड करना चाहिए, कन्नड़ में रिकॉर्ड करना चाहिए, और मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करा के सेम प्रोग्राम साउथ ऑडियंस को भी दे दिया। आप मेरा पॉइंट समझे, तो मेरा ही प्रोडक्ट उन तक भी पहुंच गया ना। अभी तक तो सिर्फ मेरे पास था, अब मेरा प्रोडक्ट उन तक भी पहुंच गया। तो मैंने क्या, अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपनी जो कंपनी है, अपना रेवेन्यू उसको एक्सपेंड किया, ठीक है। तो मार्केट बढ़ाया जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ा, तो मार्केट एक्सपेंशन में काम आया। दूसरा, कैसे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर प्लेस का यूज कर सकता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करके। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब कि जैसे मैं अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करता हूँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का टाई अप्स करता हूँ कि मैक्सिमम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मेरे प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशंस के लिए प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस, या मैंने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से टाई अप कर लिया कि वहां पर, अब जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी से टाई अप किया जिससे कई सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड है, तो मैंने इस कॉलेज, अगर मैंने इस यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लिया तो बाकी सब जगह पर क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली पहुंच गया। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। देन ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि मेरी खुद की वेबसाइट पे मैंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। तो क्या है कि अगर किसी को बिजनेस डेवलपमेंट सीखना है तो वो आएगा, गूगल पे सर्च करेगा, फिर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आएगा। हो सकता है वो मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख के फिर मेरी वेबसाइट पे जाए, हो सकता है कि वो कोई और स्ट्रेटेजी यूज करके एसईओ, उसने सर्च किया कि बेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग और एक बड़ा सा आर्टिकल लिख के आ गया, उसको देखा, फिर मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो वो कहीं से भी पहुंच सकता है। इससे बोलते हैं ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो कि जैसे लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, कहीं से भी, ब्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, कहीं से भी लोग आपकी वेबसाइट पे पहुंचे और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कि हम प्लेसेस अपने प्रोडक्ट को कहां पर रख सकते हैं ताकि मैक्सिमम हमारी टारगेट ऑडियंस तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच पाए। एंड अब हम बात करेंगे फोर्थ पी ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, विच इज प्रमोशन, कि हमें अपने प्रोडक्ट को कहां प्रमोट करना चाहिए ताकि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंचे जिनको मेरे प्रोडक्ट की नीड है, या मैं जिनको अपना प्रोडक्ट एक्चुअल में पहुंचाना चाहता हूं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, हाउ विल यू मार्केट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट कैसे करोगे। हालांकि काम आपकी मार्केटिंग टीम का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी मार्केटिंग टीम को बता पाओ कि भाई इस जगह प्रोडक्ट रखो, इस जगह सर्विस को हमारे एडवर्टाइज करो, तभी ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। यानी क्रिएटिंग द डिमांड एंड ट्रस्ट, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड या उसके लिए ट्रस्ट कैसे लेके आ पा रहे हो, ठीक है। कैसे ट्रस्ट और डिमांड जनरेट कर पा रहे हो कि लोगों को रिक्वायरमेंट हो आपके प्रोडक्ट यूज करने की, वो तुरंत आप तक पहुंच के आपका प्रोडक्ट यूज कर पाए। अच्छा, कॉमन प्रमोशन स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग। आपको, जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, ये कंटेंट मार्केटिंग है कि मैंने यूट्यूब पर अपना वीडियो डाल दिया, इंस्टाग्राम पे ऊपर रील डाल दी, लिंक्डइन के ऊपर एक आर्टिकल लिख के डाल दिया, या छोटा सा एक नोट लिख के डाल दिया जिसके थ्रू मेरे पास ऑडियंसेस आती हैं मेरा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, राइट। इससे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग कि आप ब्लॉग्स लिख लेते हो वेबसाइट के ऊपर, आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर्स हो जाते हैं, वाइट पेपर्स होते हैं, आप उन सबका यूज़ करके क्या करते हो, लोगों को अपना प्रोडक्ट की कुछ सर्विसेज देते हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, जिस वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को आगे यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें अपने प्रमोशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के सर्विस को सेल करने के लिए उस पर एड्स चलाते हो, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कहाँ पर है, किस टाइम पर उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है। यानी सपोज करो मेरी ऑडियंस अगर यूट्यूब पे है या इंस्टाग्राम पे है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कितने समय वो एक्टिव है, तभी तो अपने एड सही टाइम पे उसे दिखा पाऊंगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए। उसके बाद
एसईओ ऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी मार्केटिंग टीम से बोल पाओ कि लोग गूगल पे आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस से रिलेटेड क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ताकि जब भी लोग कोई सर्च करें उन्हें आपकी वेबसाइट देखें, आपकी वेबसाइट पे आके वो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करें, आपके प्रोडक्ट की चीज़ें देखें, क्या आप ऑफर कर रहे हो वो समझें, ऑफरिंग्स देखें, एंड बेस्ड ऑन दैट उन्हें वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं वो डिसीजन ले पाएं। ईमेल मार्केटिंग एंड आउटरीच, आप अपने प्रोडक्ट को ईमेल्स के थ्रू भी लोगों तक पहुंचा सकते हो। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो या आउटरीच कर सकते हो। आउटरीच का मतलब सपोज करो मेरी ऑडियंस लिंक्डइन पर है, तो अब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जिनको ये प्रोग्राम करना चाहिए, अगर उनको मुझे रीच आउट करना तो लिंक्डइन से अच्छा मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, लिंक्डइन पे जाके मैं सबको रीच आउट करूंगा या अपनी टीम से बोलूंगा रीच आउट करो या आउटरीच करो, मतलब उन्हें आप कस्टमाइज मैसेजेस भेजो और उनसे बोलो कि व्हाई कांट दे जस्ट वॉच 1 or 2 लेक्चर्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड इफ दे हेल्प देम तो वो हमारा प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, राइट। तो आप ईमेल मार्केटिंग एंड आउटरीच को यूज करा सकते हैं। देन रेफरल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप और लोगों के साथ टाई अप कर सकते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करें। जैसे कि मैं कॉलेजेस के साथ टाई अप करता हूँ कि अपना प्रोडक्ट, अपना जो प्रोग्राम है कॉलेज को दिया, कॉलेज ने क्या किया सारे बच्चों को बोला इस प्रोग्राम को कंप्लीट करो, इस प्रोग्राम को पूरा वॉच करो, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट सबमिट करो, एंड जब उन्होंने कंप्लीट किया फिर मैंने उनको उठा के कंपनीज में कनेक्ट कर दिया फॉर प्लेसमेंट। तो इससे कंपनीज को क्या हुआ, ट्रेंड बच्चे मिल गए, कॉलेजेस का क्या हो गया, प्लेसमेंट हो गया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, राइट। समझ पाए बात। तो रेफरल मार्केटिंग का मतलब है कि आप किसी दूसरे की हेल्प से आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। अब हम बात करेंगे कि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप कैसे प्रमोशन का यूज करते हो। सबसे पहले आप प्रमोशन का यूज करते हो लीड जनरेशन के लिए एंड पाइपलाइन ग्रोथ के लिए। लीड जनरेशन अगला टॉपिक वही हम कवर करेंगे कि लीड जनरेशन क्या होता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में जानेंगे। पाइपलाइन ग्रोथ, तो देखो लीड जनरेशन में मतलब कि आप खूब सारे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में कैसे अपना इंटरेस्ट शो करें, आप ऐसा क्या करो जो इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। तो आप लीड जनरेशन एंड पाइपलाइन ग्रोथ का मतलब कि वो आपकी फनल का हिस्सा बन जाएं, वो आपके प्रोडक्ट को समझें, आपके प्रोडक्ट से अटैच हों और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी वो आगे एक्सप्लोर करें, कंसीडर करें और एट द एंड आपके कस्टमर बने। तो पाइपलाइन में कैसे आपकी आए, सेल्स पाइपलाइन होती है, मैं इसके बारे में भी आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देन ब्रांड अवेयरनेस एंड थॉट लीडरशिप, आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हो। जैसे लिंक्डइन के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा या छोटे छोटे मैंने वहाँ पर एक्सर्प्ट्स लिखे, नोट्स लिखे एंड उसके बाद मैंने वहाँ पर उसको डाल दिया, ठीक है। मैंने इंडस्ट्री इंसाइट्स उठा के डालनी शुरू कर दी, जिसे हम थॉट लीडरशिप बोलते हैं, या केस स्टडीज डालनी शुरू कर दी जिससे लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ मेरे कंटेंट में, ठीक है। तो ये मेरा तरीका हो गया एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप्स एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड देन हम अपने प्रोडक्ट को पार्टनरशिप्स के थ्रू जो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से, प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से थ्रू कि कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या मेरी जो भी प्लेटफॉर्म जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वहाँ पर मेरे जैसा कंटेंट या मेरे टाइप के लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं वहाँ जाकर उनको कुछ पैसे देके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकता हूँ और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज आपने सीख लिया 4 P's जो आपकी हेल्प करेंगे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ये डिसाइड करने में कि आपको अपना प्रोडक्ट अपनी टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुँचाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लीड जनरेशन इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे लीड्स आती हैं, कैसे लीड जनरेट होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।